नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। आज हम मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकी इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः शिक्षा शास्त्र के चाहे बैचलर कोर्स हो या मास्टर अथवा सीटेट आदि कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उनमें इनसे प्रश्न आते हैं। हमें यह देखना है कि टूल्स एंड टेक्निक्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जाता है कई बार हमसे कि इनमें फर्क बताइए कि इसमें टूल क्या है और टेक्निक क्या है। सामान्यतः हम अंतर यह करेंगे कि टेक्निक का अर्थ यहाँ पर युक्ति, तकनीकी या स्ट्रेटेजी है। अब इवेल्युएशन के लिए जो भी हम टेक्निक अपनाते हैं, जो भी हम युक्ति अपनाते हैं या जो भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि छात्रों का सही से इवेल्युएशन हो सके, उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ ही टूल्स की जरूरत होगी। तभी हम जस्टिफाई भी कर पाएंगे कि हमने जो किया है वो सही है। तो किसी भी मूल्यांकन के वैधता के लिए और विश्वसनीयता के लिए हमें किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। दोनों में मुख्य अंतर क्या हो गया? उपकरण के प्रयोग किए जाते हैं तकनीकी के अंतर्गत। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ एक सूची दी गई है आपके सामने। यहाँ देखिए उपकरण के अंतर्गत है जैसे चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, रूब्रिक्स, शेड्यूल, क्वेश्चनायर, ये सब टूल्स हैं, उपकरण हैं। अर्थात इन उपकरणों का प्रयोग वस्तुतः मूल्यांकन की जो विधियां हैं, जो युक्तियां हैं, जो तकनीकी है या जो स्ट्रेटजी है, उनके अंतर्गत किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की टेक्निक हम ले लेते हैं, अवलोकन की। अवलोकन की तकनीकी वस्तुतः दो तरह का अवलोकन मुख्यतः होता है। एक तो समूह के साथ सहभागिता करके किया जाने वाला अवलोकन, और एक समूह से अलग रह करके किया जाने वाला अवलोकन। इसलिए पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन अलग होता है और आउटसाइडर अलग होता है। तो पार्टिसिपेट मतलब किसी टीम में पार्टिसिपेशन हम भी करें, सहभागिता हम भी करें, और साथ साथ अपने साथियों का यदि हम अवलोकन करें। तो अब उदाहरण के लिए हमें अपने विद्यालय के लिए एक जो क्रिकेट टीम है या किसी भी खेल का एक टीम है, उसके लिए कैप्टन की तलाश है कि किसको हम इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दें, टीम का कैप्टन कौन हो। इसका बहुत अच्छा तरीका है कि इन दोनों में से किसी एक विधा का हम प्रयोग कर लें, यानी अवलोकन में से या तो सहभागितापूर्ण टीम के सदस्य के रूप में साथ में खेल करके हम उन छात्रों को या समूह के बाकी खिलाड़ी को बिना बताए कि हम आपको में से कैप्टन की तलाश के लिए खेल रहे हैं, हम उनके साथ खेलते रहें और उसमें देखें कि कौन सा ऐसा छात्र है जिसकी भावना टीम के जीत की है। वैयक्तिक उपलब्धियां जो पर्सनल अचीवमेंट होते हैं, इसके लिए तो सभी प्रयासरत हैं। अच्छे उनके रन बने, क्रिकेट का है तो अच्छे सबको बैटिंग करने का मौका मिले, या बॉलर है तो अच्छा उसको मौका मिले, ज्यादा देर तक कार्य करने का मौका मिले। ये सब वैयक्तिक उपलब्धियां हैं। इनके साथ साथ अपनी टीम के लिए टीम के जीत की भावना किसके अंतर्गत समाहित है, किस व्यक्ति में समाहित है, इसका चयन करने के लिए हम उनके साथ सहभागिता करके फिर खेल सकते हैं। फिर उसमें रह करके देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा छात्र है जो कि अपनी वैयक्तिक उपलब्धि से ज्यादा इस समूह की या इस टीम की उपलब्धि के लिए प्रयासरत है, और उसको हम यह टीम के कैप्टन का दायित्व दे सकते हैं। या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए हम अलग से बैठ जाएं, कहीं दूर बैठ करके देखें खेलते हुए, और यह देखें कि कौन छात्र जो है सहभागिता कर रहा है ज्यादा, कौन छात्र केवल वैयक्तिक प्रयास कर रहा है, देख सकते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक में हम इधर जो उपकरण है, इनमें से किसी एक उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चेकलिस्ट कर लिया, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या किया कि चेकलिस्ट में हम यह देखें कि छात्र जो कौन सा ऐसा छात्र है जो सबसे ज्यादा बाकी लोगों का सहायता करता है,
मनोबल बढ़ाता है, या कोई खेल का ऐसा वॉलीबॉल का खेल है या फुटबॉल का खेल है या बास्केटबॉल का खेल है, तो इसमें अपने खेलने या गोल करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉल को पास करना। तो यह किसमें है? केवल उसी तरह क्रिकेट में भी कोई ऐसा नहीं है कि अपना बैटिंग आया तो अच्छा खेला, बॉलिंग आया तो अच्छा खेला, जबकि जब फील्डिंग की बारी आई या फिर कभी अन्य कोई आवश्यकता हुई जिसमें समूह को या टीम को हमारी ज़रूरत है, वो सहभागिता नहीं कर पा रहा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी टीम का लीडर तो नहीं हो सकता है। अच्छा वो पर्सनल अचीवमेंट उसका अच्छा होगा, अच्छा खिलाड़ी होगा, लेकिन इस कार्य में वो थोड़ा पिछड़ सकता है। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम चेक लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से रेटिंग स्केल कर लें। ओवरऑल सबकी चीजें जो हैं कि अच्छा खेलता भी है, सबके साथ मैनेज भी करता है, उसके बाद से हम एक लिस्ट बनाए। कैप्टन ये हो गया, फिर वाइस कैप्टन कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा, उसमें रेटिंग करके कर लें। इसको 5 की रेटिंग, इसको 6 की रेटिंग, इसके 4 की रेटिंग, इसकी 3 की रेटिंग, ऐसे करके जिसका सर्वोच्च रेटिंग आ रहा है उसको हम दे दें कैप्टन, उससे नीचे जो आ रहा है उसको वाइस कैप्टन, और फिर आगे इस तरह से क्रमबद्ध रूप से हम उनको दे सकते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि जिन टेक्निक्स में या युक्तियों में हम इन टूल्स उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये शुरू के जो दो यहाँ पर उपकरण है, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, इनका उपयोग हम सब ने अपने अपने जिंदगी में किया है। उदाहरण के लिए जब हम परीक्षा का फॉर्म भर रहे थे, तो परीक्षा का फॉर्म भरते हुए हमने जब रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन के बाद से फॉर्म भरने के लिए जैसा सेकंड स्टेप में गए, तो हमसे पूछा जाता है कि इससे पहले हमने जो फिल किया है, अपना नाम, नाम की स्पेलिंग सही है, हमारा ईमेल एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, पिताजी का नाम सही है, हमने फोटो लगा दिया है कि नहीं, ये संपूर्ण जो चीजें हैं क्रमबद्ध रूप से पूछ करके फिर वहां हमें टिक करना होता है, हाँ ये ओके है, ओके है, ओके है, उसके बाद हम सबमिट करते हैं। वही चेक लिस्ट है। इसी तरह से जब टीम में या फिर किसी बच्चे का कोई हमें मूल्यांकन करना है, डिबेट में पार्टिसिपेशन के लिए किसी बच्चे को भेजना है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने विद्यालय को प्रस्तुत करने के लिए या विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी छात्र का हमें चयन करना है। तो ऐसी स्थिति में देख लेंगे कि स्पीच कंपटीशन के लिए, वस्तुतः जो उसका भाषण प्रतियोगिता के लिए किन-किन मुख्य बिंदुओं की आवश्यकता है। खुल करके बोल पाता है, तर्क दे पाता है, तर्क को फिर जो अवान्तर विषय वस्तु है उससे प्रमाणित कर पाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा जो छात्र होगा वो भाषण स्पीच अच्छा दे पाएगा। तो इस तरह से उसके गुणों को, जो भाषणकर्ता के गुण हैं, उन गुणों की एक लिस्ट बना लें और वो देख लें छात्रों में कि इस छात्र में ये सारे गुण मिल रहे हैं या नहीं। एक तरफ छात्र का नाम लिख दिए और फिर क्रमशः 1, 2, 3, 4 उसके आगे करके कॉलम में बना दिया कि एक तो स्पष्ट वक्ता है कि नहीं, तर्क दे पाता है कि नहीं, फिर तीसरे कॉलम में कुछ लिख दिया विषय वस्तु जानता है या नहीं, चौथे कॉलम में लिख दिया अपने पक्ष को सशक्त ढंग से उपस्थापित कर पाता है कि नहीं। ऐसे क्रम के क्रमबद्ध कर लें, सब में ट्रिक लगाते जाएं, जिसमें अच्छी आ रही है, जिसकी सर्वाधिक ट्रिक आ रहे हैं वो फिर सक्सेसफुल है। इस तरह से चेकलिस्ट का प्रयोग हम उपकरण के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए कर सकते हैं। रेटिंग स्केल भी मिलता जुलता है। रेटिंग स्केल में हम रेट करते हैं, तो हमारे जो भी गुण अवगुण हैं या किसी छात्र के हमें जो गुण अवगुण है या किसी विशेष परिस्थिति के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता हमारी है, उस आवश्यकता के अनुरूप उन गुणों का हम रेट कर दें। ये ठीक रेटिंग स्केल ऐसा ही है जैसे हमने अमेज़न या फ्लिपकार्ट इत्यादि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट हैं, खाना मँगाने के लिए हम कभी ज़ोमैटो, स्विगी से खाना मँगाते हैं, तो देखते हैं कि किस होटल का या किस रेस्टोरेंट की रेटिंग अच्छी है। जिसकी रेटिंग अच्छी है, उम्मीद करते हैं कि वहाँ का भोजन भी अच्छा होगा, ग्राह्य होगा। उसी तरह से जो सामान खरीदने जाते हैं, उस सामान में देखते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी की गई है, उस सामान की शायद क्वालिटी अच्छी होगी। रेटिंग के आधार पे हम सामान को अमेज़न से, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन शॉपिंग से मँगाते हैं। तो रेटिंग स्केल का मतलब ही है कि जो भी गुणवत्ता है, उन गुणवत्ता के आधार पर या उसके जो पैरामीटर हैं, स्केलिंग है, उसके आधार पर उसको हम रेट कर देते हैं। जिसकी रेटिंग अच्छी, वो फिर वहाँ पर ग्राह्य। तो छात्रों के क्लासिफिकेशन के लिए या स्पेसिफिक एरिया में चयन करने के लिए कि कोई स्पीच में अच्छा है, कोई अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है,
और एक मान लें कि साइंस की कोई कंपटीशन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है या इंटर स्कूल है, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल है, उसमें से एक को छांटना है। कैसे छांटेंगे? साइंस के सारे बच्चे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, साइंस में फिर जो हमारी आवश्यकताएं हैं, पहले तो वो थ्योरी भी समझता हो, फिर उसको डिस्क्राइब कर पाता हो, डिस्क्रिप्शन अच्छा दे पाता हो, फिर वो उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा पाता हो, फिर जो एक्सपेरिमेंट आया उसको जो है इंटरप्रिटेशन कर पाता हो, दूसरों को भी समझा पाता हो, ये सारे गुण जिसमें आ जाएंगे, उसको हम साइंस कंपटीशन के लिए अपने स्कूल में से लगभग भेज सकते हैं। इस प्रकार से उन गुणों का एक रेट बना लेंगे, जिसमें सारे रेट मिल रहे हैं, सर्वाधिक रेट मिल रहे हैं, उसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको क्रमबद्ध रूप से एक-एक को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत ही हम इन 2 टूल्स या उपकरणों का प्रयोग कर लिए। इसी ऑब्जर्वेशन में बाकी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो दरअसल किसी भी स्टूडेंट का पूरे साल का, पूरे वर्ष का उसके क्लास टीचर के द्वारा बनाया गया एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है, जिसमें आलेखित रिपोर्ट है, जो उसके टीचर ने बनाया हुआ है, पूरे वर्ष भर की अवधि के लिए बनाया हुआ है। और उसमें छात्र के समस्त जो भी उसके अच्छे या जो भी प्रशंसनीय कार्य है, उसका लगभग उसमें विवरण होता है। आप यह मानिए कि इसी विवरण के आधार पर एक छात्र जब अपनी कक्षा बदलता है, जैसे मान लीजिए कोई छठी क्लास का छात्र है, छठी क्लास के क्लास टीचर ने हर बच्चे का कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। 7वीं क्लास में जाने पर वापस से उस बच्चे का पिछला क्या रिकॉर्ड रहा, इसको लिए फिर अलग से किसी रिसर्च की जरूरत नहीं होगी। पिछले क्लास के जो क्लास टीचर हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं नेक्स्ट क्लास को, 7th क्लास के टीचर को दे देंगे, ये बच्चे का पोर्टफोलियो देखिए, इसमें पिछले साल का उसका रिकॉर्ड है। हाँ, इसी पोर्टफोलियो से आधार लेकर के कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई संस्था हमें आगे का कंडक्ट सर्टिफिकेट या हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिसाइड करती है कि हमारा रिपोर्ट यह रहा है, इसके आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर। फिर एनेक्डोटल क्या होता है? एनेक्डोटल में कोई विशेष स्पेसिफिक यदि हमारा कोई बिहेवियर है या किसी स्टूडेंट का है, तो लगभग उस व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस छात्र की इस तरह की प्रकृति नहीं है, इस तरह का कार्य तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी आज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसका जो आलेख होता है, इसका जो वृत्तांत पूरा लिखा जाता है, उसको एनेक्डोटल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल दोनों आपस में मेल खाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में ए टू जेड हमारे सभी एक्टिविटीज का, सभी हमारे क्रियाकलाप का वर्णन होता है और हमारे क्लास टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है। वहीं पर एनेक्डोटल रिपोर्ट कोई स्पेसिफिक जो कमेटी होती है वो तैयार कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ की कोई ऐसा छात्र है जो व्यवहार कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके लिए डिसिप्लिन कमेटी बैठी, डिसिप्लिन कमेटी जो है निर्धारित करेगी कि उसका यह व्यवहार किस दायरे में है, कैसा है, और उसका वो रिपोर्टिंग कर सकती है। क्लास टीचर भी कर सकते हैं, अदर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसी तरह का रूब्रिक्स होता है। रूब्रिक्स में और पोर्टफोलियो में, एनुअल रिपोर्ट में आपस में साम्यता है, मिलते जुलते हैं। अब रूब्रिक्स क्या होता है कि जो टीचर, क्लास टीचर ने पोर्टफोलियो तैयार किया था या अदर टीचर ने जो मिल करके एक छात्र का जितने बार इवेल्युएशन हुआ और जितनी तरह की उसकी परीक्षाएं या अदर एक्टिविटीज हुई या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज हुई, उन सब में उसका क्या प्रदर्शन रहा। कुछ में तो मार्क्स दिए गए और कुछ में ग्रेड दिए गए। बाकी चीज़ों में जो उसके हॉबीज वाले एरियाज थे, उनमें क्या थे। ये सब कुछ विवरण होता है रूब्रिक्स में, और एक तरह से ये रूब्रिक्स ही उसको अंत में मार्कशीट के रूप में दे दिया जाता है। बहुत अच्छा इसका उदाहरण रूब्रिक्स का आपको मिलेगा। 10th क्लास की सीबीएसई की मार्कशीट आप देखिए, बढ़िया 4 पन्ने का मार्कशीट मिलेगा। उसमें आपके जो शैक्षिक और सहशैक्षिक सभी गतिविधियों का पूर्ण विवरण मिलेगा। अंक भी रहेंगे, ग्रेड भी रहेगा, जो विषय पढ़ा उसका भी विवरण है, और अन्य गतिविधियों में जो सहभागिता किया उसका भी विवरण है। तो इन तीनों में आपस में सहसंबंध है, मिले जुले हैं। लेकिन रूब्रिक्स क्या है, आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो एनेक्डोटल के बजाय और भी विस्तृत है, और एक तरह से आपके करियर के साथ ये जुड़ा रहता है, आपको रिपोर्ट कार्ड के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब का हम उपयोग एक तरह से ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत कर सकते हैं। किसी छात्र का ऑब्जर्वेशन करना हो तो इन सब का प्रयोग उसमें किया जा सकता है। फिर उसी तरह का शेड्यूल होता है, अनुसूची।
अनुसूची में वस्तुतः क्या होता, एक उपकरण ऐसा है कि ऐसा टूल्स है अनुसूची कि हमें जिस लिए छात्र का मूल्यांकन करना है। जैसे मान लीजिए कोई किसी कार्य के लिए करना है कि छात्र को कला वर्ग में भेजा जाए या विज्ञान वर्ग में भेजा जाए या फिर वाणिज्य वर्ग में भेजा जाए, तो इसके लिए उन एरिया से संबंधित कुछ प्रश्नों का, कुछ विषयों की एक सूची बना ली जाती है और उसको एग्जामिनेशन के अंतर्गत या इंटरव्यू के अंतर्गत, ये जो युक्तियां हैं, टेक्निक, साक्षात्कार के अंतर्गत अथवा परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित करके उस शेड्यूल का प्रयोग कर लेंगे। उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि छात्र का किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि है, किस क्षेत्र में ज्यादा अवधान है। तो ये एक तरह से उसका अभिरुचि और एक अवधान, कंसंट्रेशन के आधार पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग छात्र का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। फिर उसी तरह से क्वेश्चनायर भी एक टूल्स है, उपकरण है। इसका भी प्रयोग हम इंटरव्यू में या फिर एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या वाद विवाद जो डिबेट है, इनमें भी हम इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। डिबेट में जैसे पोर्टफोलियो में किसी अच्छे राजनयिक का चयन करना हो, या हमेशा अपने क्लास में जो स्कूल को रिप्रेजेंट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अदर सिटी लेवल पे, कहीं भी स्कूल वेस्ट जो भी कंपटीशन हो उसमें, तो डिबेट करके हम अच्छे बच्चों के आइडियाज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और तो पोर्टफोलियो का हम यूज कर सकते हैं डिबेट के में रूब्रिक का उपयोग कर सकते हैं। कोई परियोजना हो उसमें भी इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि तकनीकी के अंतर्गत अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, दत्त कार्य, प्रोजेक्ट, परियोजना, डिबेट, वाद विवाद, इंटरव्यू, साक्षात्कार, एग्जामिनेशन, परीक्षा, इन चीजों का प्रयोग होता है। ये सब युक्तियां हैं या टेक्निक्स हैं, और इन युक्तियों के अंतर्गत हम इन टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिस एक तकनीकी के अंतर्गत एक ही टूल का प्रयोग किया जाता है। एक तकनीकी में एक से ज्यादा टूल्स का या उपकरणों का प्रयोग करके निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। आइए क्रमबद्ध रूप से इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। है क्या ये? साथियों, सामान्यतः आप कह सकते हैं कि वास्तव में असेसमेंट टूल्स का मतलब क्या है। तो सामान्यतः असेसमेंट टूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नॉन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। विदाउट द टूल, द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी अस्योर्ड इन फैक्ट इन कैन नॉट बी अस्योर्ड। सामान्यतः हम जानते हैं कि एक देखिए, दो तरह का इवेल्युएशन होता है, दो हमारे कह सकते हैं एरिया। एक होता है बिहेवियरियल, जो व्यावहारिक पक्ष, और दूसरा होता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष। तो टूल्स वस्तुतः एक उपकरण है। इसमें से जो रिजल्ट आता है ना, वो परिमाण के रूप में आता है। परिमाण मतलब कोई ना कोई डिजिट में आएगा कि इतना अच्छा है। जैसे रेटिंग स्केल कर रहे हैं ना, कितना रेट मिल रहा है, 2, 3, 4, 5। शेड्यूल कुछ भी है, या पोर्टफोलियो में भी हम लिख रहे हैं ना, ये अच्छा है, ये खराब है, कुछ परिमाण है। तो कभी भी व्यवहार को मापा जा सकता है परिमाण को। बच्चे का मस्तिष्क कितना विकसित है, क्या सोचता है, किस तरह से करता है, वो सब कॉग्निशन के अंतर्गत आता है, संज्ञान के अंतर्गत होता है। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में बच्चे का जो वैयक्तिक विचार होता है, वैयक्तिक विशिष्टता होती है, और उस आधार पर जो वैयक्तिक समझ होता है, वो होता है संज्ञानात्मक पक्ष। व्यवहारात्मक पक्ष वो होता है जो किताबों से देखा, समझा, या फिर हमने उसको समझाया, सिखाया, बताया। तो किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किताब में जो शैली है उसको बता पा रहा है, वह उसका वैयक्तिक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष क्या हो गया, या संज्ञानात्मक पक्ष मतलब उसकी जो वैयक्तिक विशिष्टता है, जो इस पैरामीटर से मापा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा ली जाए, और उस परीक्षा में ऐसा कह दिया जाए कि जैसे पेड़ पर चढ़ने की एक परीक्षा हो, कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सबसे जल्दी पेड़ पर चढ़ जाएगा, जो चढ़ जाएगा उसको हम प्रथम श्रेणी देंगे, या उसको पास माना जाएगा परीक्षा में। और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कौन है, तो कोई तितली है, मुर्गा है, बंदर है, हाथी है, सांप है, बत्तख है, ऐसे सबकी एक प्रतियोगिता करा दी जाए। तो इसमें सब व्यक्तियों की जो वैयक्तिक विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं के आधार पर ये परीक्षा हो रही है क्या, नहीं हो रही है। फिर भी ऐसी परीक्षाएं प्रचलित हैं आज। तो यह जो परीक्षा है ना, ये व्यवहारात्मक परीक्षा है, जो दिखाई देने वाला पक्ष है, उसी का हम जांच कर पा रहे हैं।
उनकी जो अपनी विशिष्टता है, तितली की अपनी विशिष्टता है, बंदर की अपनी विशिष्टता है, बत्तख की अपनी विशिष्टता है, हाथी की अपनी विशिष्टता है। ये स्पेसिफिक जो उनका एरिया है ना, ये एक तरह से उनका कॉग्निटिव पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है। तो व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष कैसा होता है कि प्रत्येक वस्तु के बारे में उसका जो अपनी समझ है, अपना तरीका है, वह संज्ञानात्मक पक्ष है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपने आपने साइकिल चलाना आपको किसने सिखाया? तो इसका उत्तर जब तक आ रहा है किसी व्यक्ति का नाम, चाचा, भैया, ताऊ, पापा जो भी आ रहा है, वह सब व्यवहारात्मक पक्ष है। जिस दिन या जो उत्तर आपका आएगा कि साइकिल चलाना आपको साइकिल ने ही सिखाया है, किसी किताब में कितना भी लिख दिया जाए कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो यह उसका संज्ञानात्मक पक्ष है, दोनों सोच का बस फर्क है। तो यहाँ वही कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं, क्या? असेसमेंट टूल्स। किस क्षेत्र में? तो नॉन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, छात्र के जो है गैर संज्ञानात्मक या असंज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपकरणों के बिना, विदाउट द टूल्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी अस्योर्ड। सामान्यतः किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता है उसको हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं उपकरणों के बिना। वास्तव में ये फैक्ट है कि सामान्यतः मूल्यांकन के यदि जो बोर्ड एक कॉन्सेप्ट है, जो विस्तृत टर्म है, उसमें देखा जाए तो शिक्षा के सभी पहलुओं में जो है एजुकेशन के प्रत्येक पक्ष में जो है उपकरणों की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन कभी भी किसी भी शून्य क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। यह हमेशा शिक्षा की एक विशेष प्रणाली के उद्देश्यों के संदर्भ में होता है, अर्थात किसी न किसी व्यवहार विशेष के मापने के लिए ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, और उसका कोई न कोई क्षेत्र होता है कि किस क्षेत्र के मापने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाए। इसीलिए मूल्यांकन के उपकरण उस क्षेत्र विशेष के मापने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना उपकरणों के कभी भी किसी की व्यक्ति की जो शैक्षिक उपलब्धि का हम निर्धारण नहीं कर सकते। इसी तरह से आगे कह रहे हैं, असेसमेंट टूल्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग स्किल एंड एकेडमिक अचीवमेंट। सामान्यतः जो मूल्य असेसमेंट के आकलन के उपकरण होते हैं, इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के अधिगम, छात्रों के कौशल और उनके अकादमिक जो उपलब्धि, शैक्षिक जो उपलब्धि है, इनको मापने के लिए किया जाता है। और इनके अंतर्गत स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्विजेज, एसेज, पोर्टफोलियो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस के अंतर्गत स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो मानकीकृत परीक्षण है, जैसे 10वीं का जो हमारी परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पत्र आता है उसको मानकीकृत परीक्षण कह सकते हैं। या अगर कोई हमारा बुद्धि मापन करे उसके लिए जो एक स्टैंडर्डाइज परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकृत का मतलब उस परीक्षण का प्रयोग जिस आयु वर्ग के लिए किया गया उस आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति के ऊपर करेंगे, मिलता जुलता ही रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण। क्विज, निबंध, पोर्टफोलियो आदि जो भी, अथवा कोई जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रायोगिक कोई उसके प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब वो प्रदर्शित करके व्यवहार दिखा रहा है, उन सब का हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आकलन के उपकरण के लिए। और टीचर एडमिनिस्ट्रेटर आर यूज दोस टूल नॉट ओनली विद द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। हाँ, सामान्यतः अध्यापक अथवा प्रशासक के द्वारा इन उपकरणों का प्रयोग केवल छात्रों को ग्रेड प्रदान करने के लिए, श्रेणी के लिए ही नहीं किया जाता है, अपितु यह जानने के लिए भी किया जाता है, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड देयर लर्निंग प्रोग्रेस, उनके सीखने की जो प्रगति है, इस सीखने की प्रगति को जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई एरिया दैट नीड टू इम्प्रूवमेंट, उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिन क्षेत्रों में छात्र प्रगति कर सकते हैं, या जिन छात्रों में जो है आवश्यकता है प्रगति की छात्रों की। और बाकी फॉर्मुलेट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ अकॉर्ड, सामान्यतः उसी के अनुसार शिक्षण की जो स्ट्रेटेजी है, जो एक युक्ति बनानी है, व्यूह बनाना है उनका, उसके निर्धारण के लिए भी असेसमेंट टूल्स का प्रयोग अध्यापक के द्वारा
चेकलिस्ट जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, चेकलिस्ट विशेष प्रकार का विकास क्षेत्र में बच्चे के सीखने के प्रतिफलों, व्यवहार या विशेषताओं की एक सूची होती है। शिक्षक को यह निर्धारित करना होता है कि बच्चे में यह सब विशेषताएं हैं या नहीं। जैसा कि हमने कहा था कि एक कैप्टन का चयन करना है, तो कैप्टन में कौन सी विशेषताएं होती है? ऐसा ना कि वो पर्सनल गेम जो है अच्छा करे, पर्सनल अचीवमेंट अच्छा हो, बल्कि वो टीम के लिए कर पा रहा है या नहीं। उस तरह का चयन करने के लिए एक लिस्ट बना लेंगे और जिसमें होगा अवलोकनात्मक अवधि के दौरान बच्चे के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के सामने हाँ ना लिखते रहेंगे। तो जिसमें ज्यादा हमें ये व्यवहार दिखाई देगा, उस छात्र का हम मान लेंगे कि यह छात्र हमारे टीम के कैप्टन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये वैयक्तिक खेल जो पर्सनल उसका खेल है, उसके साथ साथ टीम के लिए भी समूह भावना से खेल रहा है। दूसरा रेटिंग स्केल हम परिचित ही हैं। रेटिंग स्केल एक ऐसा पैमाना या स्केल है जिसमें व्यक्ति के कार्यों के प्रदर्शन, कौशल स्तर, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, विशेषताओं, मात्राओं या अंतिम उत्पाद का आकलन करने के लिए प्रयोग होने वाला एक उपकरण है। रेटिंग पैमाना चेकलिस्ट की ही भांति बस उपलब्धियों को केवल हाँ या नहीं में चिन्हित करने के स्थान पर यहाँ पर कितनी उपलब्धि, कितना उपयुक्त है वो बताना होता है। जैसे आप सामान खरीदते हैं तो उसमें रेट करते हैं, पुअर है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है, वेरी सेटिस्फैक्ट्री है, आउटस्टैंडिंग, ये करते हैं। तो वो इसी तरह से वहां पर क्या हाँ नहीं करना था, और इसमें आपको एक रेट देना होता है, कितना अच्छा है, बहुत खराब है, औसत है, सामान्य है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर रेट करना होता है। ये है रेटिंग स्केल। पोर्टफोलियो, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, पोर्टफोलियो एक छात्र के वस्तुतः कक्षा अध्यापक के द्वारा बनाया गया छात्र के जितने भी क्रियाकलाप है उन सब का लिखित विवरण होता है। इसका मुख्यतः दो उद्देश्य होता है। एक तो यह उद्देश्य होता है कि छात्र एक ही प्रोफाइल देखने से पूरे छात्र के सभी गतिविधियों का विवरण मिल सके। दूसरा, अगले क्लास में जो क्लास टीचर है उसको पिछले साल का रिकॉर्ड हस्तांतरित किया जा सके। इसी पोर्टफोलियो का उपयोग करके वस्तुतः जो विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि होते हैं, वो छात्रों को कंडक्ट या उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इश्यू करते हैं। तो यही पोर्टफोलियो समय समय पर बच्चों को द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का, नमूनों का एक लचीला तथा संक्षिप्त संकलन है, जो बच्चों के सीखने के बहुत से आयाम प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का आकलन बच्चों की शक्तियों, ज्ञान तथा कौशलों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों की कला, चित्रकला, कौशल, कार्य, कोलाज आदि के नमूने भी पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य इसमें शैक्षिक, सहशैक्षिक, उसके द्वारा जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं, सबका एक विस्तृत आलेख यहाँ पर उपलब्ध रहता है। अगला वृत्तांत अभिलेख, इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। बच्चों के अवलोकन के आधार पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों ने कैसे, कहाँ समय बिताया, उसके सामाजिक रिश्ते कैसे हैं, भाषा के प्रयोग, संवाद, माध्यम, स्वास्थ्य, पोषण, आदतों के बारे में सूची बनाई जाती है। जैसा कि हम पहले भी आपसे कहे कि एनेक्डोटल का मुख्य कोई जो उद्देश्य है वो है किसी बच्चे के स्पेसिफिक बिहेवियर को लिखना, बताना, संयुक्त करना। किसी बच्चे का किसी क्षेत्र में विशेष अवधान है वो, या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड काम किया वो, इन सब का एक अभिलेख होता है वृत्तांत से। ये पोर्टफोलियो जैसा ही होता है, लेकिन इसमें विशेष संदर्भों का ही सिर्फ उल्लेख होता है, जबकि पोर्टफोलियो में बच्चों के शैक्षिक, सहशैक्षिक समस्त गतिविधियों का विस्तृत आलेख होता है। एक जो स्वरूप देख रहे हैं, इस तरह का स्वरूप इसके लिए बनाया जा सकता है। अब रूब्रिक, जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए, रूब्रिक एक आकलन उपकरण है जिसका प्रयोग छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के साथ ही उसके परिणामों को ग्रेड के रूप में रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। रूब्रिक के माध्यम से प्राप्तांकों की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। हम एक चर्चा की कि जैसे 10th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट होता है उसको हम देखें, उसमें बच्चों के जो शैक्षिक, मतलब उनका जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, उसके साथ साथ सहशैक्षिक जो को करिकुलर एक्टिविटीज में उनकी जो सहभागिता, पार्टिसिपेशन कैसा उनका रहा, और बाकी उनका पर्सनल अचीवमेंट क्या क्या है, या फिर स्कूल के लिए उन्होंने क्या किया, टीम के लिए क्या किया, इन सब का एक कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होता है, एक विस्तृत प्रतिवेदन होता है, वो होता है रूब्रिक।
तो आप यह देखिए कि पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल और रूब्रिक आपस में मिलते-जुलते हैं, लेकिन तीनों में मुख्य अंतर क्या है? जो पोर्टफोलियो है क्लास टीचर बनाया, जो एनेक्डोटल रिपोर्ट है वो कोई स्पेसिफिक व्यक्ति, कोई टीम या क्लास टीचर या अदर कोई बना सकता है। पोर्टफोलियो का उद्देश्य था बच्चों के क्लास टीचर के द्वारा रिपोर्ट तैयार करना, अगले क्लास के टीचर को हैंडओवर करना। रूब्रिक का उद्देश्य है जो भी बच्चे की शैक्षिक सह-शैक्षिक उपलब्धियां हैं, वो बच्चों के साथ में उसको ग्रेड करके मार्कशीट के साथ अटैच करके दे देना, जिससे कि बच्चा भी उसके पास संरक्षित रहे और अगले जहां भी वो एडमिशन ले या जहां भी कार्य करने के लिए जाए, उसके पिछले उपलब्धियों से वो लोग परिचित हो सके आसानी से। तो इस दोनों का उद्देश्य स्पष्ट है, रूब्रिक का और पोर्टफोलियो का। एनेक्डोटल क्या है? एनेक्डोटल स्पेसिफिक बिहेवियर का रिकॉर्ड होता है, विशेष कोई व्यवहार है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट होता है और कुछ समय के लिए होता है एनेक्डोटल। अगला है शेड्यूल। शेड्यूल अनुसूची है। शेड्यूल समय सारणी एक हो सकता है, आधारभूत समय प्रबंधन का उपकरण है, जो कि समय की एक सूची होती है। इस पर संभावित कार्य, घटनाएं, क्रियाएं संपादित की जानी है। एक शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया यह तय करना है कि इन कार्यों को कैसे व्यवस्थित किया जाए और संभावित कार्यों की विविधता के बीच संसाधनों को कैसे प्रतिबद्ध किया जाए। बच्चे से कुछ कार्य कराना है, निर्धारित समय अवधि में कराना है, तो एक हम उसको टाइम टेबल बना करके दे देते हैं कि आपको इस दिन ये कार्य करने हैं। वो कर पाता है तो अच्छी बात है, वही अनुसूची होती है। अनुसूची का प्रयोग हम सामान्यतः परीक्षा के या फिर साक्षात्कार के लिए कर सकते हैं। प्रश्नों की अनुसूची बना सकते हैं, कार्य की अनुसूची बना सकते हैं और ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम जो युक्तियां प्रयोग करेंगे, परीक्षा रूपी युक्ति या फिर इंटरव्यू साक्षात्कार रूपी या फिर अदर कोई जो परियोजना हम करा रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क, वो उनमें इस शेड्यूल का प्रयोग हम सामान्यतः कर सकते हैं। अगली है प्रश्नावली। सामान्यतः जानते हैं प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की एक श्रृंखला को, अवली को प्रश्नावली, क्वेश्चनायर कहते हैं। तो सामान्यतः प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्धारित होते हैं, या प्रकार तो बोर्ड निर्धारित करता है, परीक्षा वाली संस्था निर्धारित करती है, लेकिन ब्लूप्रिंट के आधार पर हम तय करते हैं कि जो उपलब्ध विषय वस्तु है जिससे प्रश्न बनाते हैं उसमें किसको कितना हम भारांक दें। तो उसमें जैसे हम ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक और प्रयोगात्मक या मनोगत्यात्मक, भावात्मक जो उद्देश्य होते हैं, इन उद्देश्यों के अनुरूप पाठों को भी भार देते हैं कि किस लेवल के पे प्रश्न बनाना है। मेमोरी लेवल के स्टूडेंट हैं या अंडरस्टैंडिंग लेवल के या रिफ्लेक्टिव, मतलब स्मृति स्तर के हैं कि अवबोध स्तर के हैं या फिर चिंतन स्तर के हैं। तो उसके अनुसार जो प्रश्नों के पाठ्य वस्तु है उसका भार निर्धारित करेंगे, उद्देश्य का भार निर्धारित करेंगे और विषय वस्तु का भार निर्धारित करेंगे, उसके अनुसार प्रश्नावली बनाते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है प्रश्नावली वस्तुतः एक उपकरण है जिसमें चार तरह जो परीक्षा के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती है। परीक्षा एक युक्ति है या टेक्निक है और एग्जाम्पल वाले जो उदाहरण हो उस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों के प्रकारों पर ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही प्रश्न न हो। अभी तो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक, इस तरह के प्रश्नों का हम प्रयोग करें। या कई बार किसी विशेष तत्व और तथ्य की व्याख्या बच्चे का जो एक ब्रीफ नॉलेज होता है उसका यूज करके एक विस्तृत जो, या उसको कह रहे एक उसके विस्तृत सोचने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करके वो उत्तर दे पाए, उस तरह के प्रश्न भी रखें। फिर प्रश्नों को डिजाइन के रूप में किस तरह से कब छोटा बड़ा किया जा सके, या फिर बच्चा को बताना है तो पर्टिकुलर टर्म, पर्टिकुलर जो शब्द है या अंश है उसका उपयोग कर सके। इस तरह से प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह वस्तुतः प्रश्न कैसे बनाना चाहिए। इसके लिए हम अलग से यदि ब्लूप्रिंट पर एक दिन चर्चा करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे आपको बताने कि प्रश्नों को किस तरह से सेट करें और बताएं। फिलहाल यहाँ आप यह जानिए प्रश्नावली एक उपकरण है जिसका उपयोग साक्षात्कार के लिए या परीक्षा के लिए किया जा सकता है। और प्रश्नों के कुछ टाइप्स के आधार पर बांट लीजिए, चार पांच टाइप कर लीजिए। कुछ उदाहरण वाले प्रश्न रखिए, कुछ बच्चों के विचार विश्लेषण जिससे हो ऐसे प्रश्न रखिए। उसी प्रकार से उनका स्वरूप ऐसे निर्धारित करिए कि किस लेवल के लिए प्रश्न बना रहे हैं। और अवबोध स्तर का है तो विषय वस्तु से संबंधित अन्य तथ्यों को भी छात्र बता पावे, इसकी हम उम्मीद करें। यदि मेमोरी लेवल का है तो स्मृति स्तर का है तो सिर्फ पाठ्य वस्तु में जो लिखा था उतना ही छात्र लिख दे, उतना ही अपेक्षा करें।
और या फिर यदि चिंतन स्तर का है तो नए और तथ्य क्या जुड़ सकते हैं, बच्चे के वैयक्तिक मत को हम यहाँ पर जगह दें। ये सब डिजाइन में चीजें आती हैं। तो साथियों, अब तक हमने इसमें यह जो चर्चा किया उपकरण और युक्तियों के बारे में, उम्मीद करता हूँ एक स्पष्टीकरण हो गई होगी। सिर्फ बीएड एमएड ही नहीं, सीटेट में भी पूछता है, आप क्लियर रखिएगा युक्ति क्या है और उपकरण क्या है, टूल्स क्या है और टेक्निक क्या है, जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग किया जाता है आवश्यकता अनुसार। हम बहुत बेसिक लेवल पर चर्चा किए। और एक और त्रुटि सुधारात्मक आप समझिए, इससे पूर्व जो हमने एक एक साल पहले संभवतः व्याख्यान दिया था, विषय आधारित अधिगम, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। हमारे एक छात्र ने ही कहा कि आपने इसमें बता रखा है कि अध्यापक जो है केंद्रित पाठ्य वस्तु हो। ऐसा नहीं है, कहना का यह भाव था कि अध्यापक आधारित पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु हो। अध्यापक आधारित पाठ्यक्रम नहीं, शिक्षण, क्षमा करें, शिक्षण जो है अध्यापक आधारित हो और छात्र केंद्रित हो। आधारित से तात्पर्य अध्यापक को ही पता है कि कब क्या समुचित रीति से पढ़ाना है, और छात्र केंद्रित मतलब छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक पाठ्यक्रम या पूरी शिक्षण की व्यवस्था है। अतः केंद्र बिंदु में छात्र रहे और पाठ्यक्रम का जो पाठ्य वस्तु या शिक्षण का जो आधार है वो अध्यापक रहे, उसी को पता है कि कब कैसे पढ़ाए। ये पिछला त्रुटि सुधार है। आगे फिर हम मिलेंगे इन बिंदुओं पर चर्चा करने। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपको कुछ और स्पष्टता होगी तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जल्दी।